नमस्कार विद्यार्थियों। हम इसके पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि लेजर क्या है और लेजर के साथ जो जुड़ी हुई प्रक्रियाएं थी, अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन, उसके बारे में हम अध्ययन किए थे। आज हम लेजर के सिद्धांत के बारे में भी व्याख्या करना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो तीनों प्रक्रियाएं हैं वो एक साथ एक ही समय पर हो रही थी। इट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेसेस एंड इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो हम देखते हैं कि अगर किसी क्षण और कुछ कण अवशोषित हो रहे हैं तो उसी क्षण स्वतः उत्सर्जन भी हो रहे होंगे, कुछ कण जो है उद्दीपित उत्सर्जन भी कर रहे होंगे। तो ये तीनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली हो सकती है। तो हम लेजर के सिद्धांत को पढ़ने के लिए मानते हैं कि हमारे पास कोई ऊर्जा स्तरों का एक सिस्टम है जिसको हम लोग E0 और E1 कह रहे हैं। इसमें कुछ कण E1 E0 पर स्थित हैं जिसको हम लोग N1 डिनोट किए हुए हैं, कुछ कण जो है E1 पर है जिसको अपन N2 डिनोट किए हुए हैं, और इसके चारों ओर जो सतह है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी इसको U की संज्ञा दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है आपको, इस बाहरी आवरण पर जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं, जो एटम्स होंगे, वो न्यू टाइप के होंगे, न्यू आवृत्ति वाले होंगे, अर्थात h ऊर्जा वाले होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये जो एनर्जी स्टेट है E1 और E0, ये दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तापी साम्यावस्था में, मतलब अर्थात जो टेम्परेचर है इसका नियत है T। तो हम देखते हैं कि इस तापी साम्यावस्था वाले पूर्ण निकाय पर अवशोषण और उद्दीपित उत्सर्जन और स्वतः उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स और आइंस्टीन, इस थ्योरियों का उपयोग करके हम लेजर के सिद्धांत की गणना कर सकते हैं, लेजर के सिद्धांत को बता सकते हैं। तो इसमें स्टैटिकल मैकेनिक्स भी लगा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स भी लगा हुआ है। इसका उपयोग करके हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो सांख्यिकी वो क्या कहता है, वो बताता है कि किसी दिए गए क्षेत्र में किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, उसका एक समीकरण उसने दिया था। तो हम लोग अगर उसके समीकरण को देखें तो एक समीकरण हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, m जो है नंबर ऑफ पार्टिकल है, कणों की संख्या, अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E/kT के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसका उपयोग हम N1 और N2 को भी कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि N1 इज इक्वल टू C टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E0/kT। यहाँ पर C जो एक कांस्टेंट हम लोगों ने ले लिया है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं N2 बराबर C इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1/kT। ये हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से लिख सकते हैं। हम लोग अगर इसका रेशो देखें N2/N1 का, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ E0 माइनस E1 हमें मिल जाएगा बटा kT। इस प्रकार से हमको समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो पूरा सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम में तीनों प्रक्रियाएं साथ ही साथ हो रही है और एक ही समय पर हो रही है। तो कुछ कण ऊपर की ओर, कुछ कण नीचे की ओर आएंगे। अपवर्ड ट्रांजिशन, डाउनवर्ड ट्रांजिशन दोनों साथ साथ यहाँ पर होते रहेगा। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रोबेबिलिस्टिक है, तो हम पर्टिकुलर नंबर नहीं बता सकते कि किस एनर्जी स्टेट पर कितने पार्टिकल होंगे। हम ये बता सकते हैं कि किस एनर्जी स्टेट पर कितने पार्टिकल पाए जा सकते हैं, इसकी संभावना क्या है, यानी N1 पार्टिकल कौन सी एनर्जी स्टेट को बिलोंग कर रहा है, इसकी संभावना हम लोग बता सकते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि अगर अपवर्ड ट्रांजिशन होगा, E0 से E1 की ओर एटम जाएगा तो h ऊर्जा लेगा। यदि वह ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेगा तो भी h ऊर्जा लेगा। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है E1 माइनस E0 का, वो h के बराबर लगभग हो सकता है। तो यहाँ पर E0/E1 है, अर्थात हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/kT। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें मिला था, इसका उपयोग हम लोग आगे और करेंगे। हम ये देखते हैं चूंकि प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है, तो हम इसको रेट डिसाइड कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट क्या होगा,
यानी स्वतः उत्सर्जन की दर क्या होगी और शोषण की दर क्या होगी, उद्दीपित उत्सर्जन की दर क्या होगी। इन तीनों दरों को हम पहले कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, फिर उनमें संबंध स्थापित कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि हम R1 इसको हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होने की दर, अवशोषण होने की दर क्या होगी। तो हम देखते हैं कि R1 जो है किसके किसके अनुक्रमानुपाती हो सकता है, या R1 जो है एब्जॉर्प्शन किस किस पर निर्भर कर सकता है। तो हम देखते हैं कि वह कण ही एब्जॉर्ब होंगे जो ग्राउंड स्टेट पर होंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है हमारे पास E0, वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं N1, तो R1 जो है N1 की प्रोपोर्शन हो सकता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसे बाह्य एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एनर्जी मिल सकती है, बाह्य वातावरण से एनर्जी मिल सकती है, अर्थात R1 जो है वह U ऑफ न्यू के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि R1 जो है अगर इसको नॉर्मलाइज करके हम लिखें तो R1 इज इक्वल टू B12 N1 U लिख सकते हैं। हम U न्यू को यहाँ पर U न्यू को U ही लिख रहे हैं। तो ये R1 जो है B12 N1 U के बराबर हो गया। ये जो B12 है इसे हम लोग आइंस्टीन अवशोषण गुणांक कहते हैं। अब उसी प्रकार हम लोग रेट ऑफ दूसरा निकाल लेते हैं R2, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन की दर, इसको हम लोग स्वतः उत्सर्जन की दर बोलते हैं। तो यह स्वतः उत्सर्जन की दर, स्वतः उत्सर्जन किसका होगा, जो उच्च ऊर्जा स्तर पे होगा। वहां पर एटम्स को हम कैसे डिनोट किए, N2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर R2 जो है केवल N2 पर डिपेंड करेगा और वो U ऑफ न्यू मतलब बाह्य वातावरण के ऊर्जा घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वतः उत्सर्जन खुद से नीचे आ जा रहे हैं पार्टिकल, तो वह केवल N2 पर ही डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि R2 इज इक्वल टू N2 यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं A21 N2। ये जो A21 है इसको हम लोग आइंस्टीन स्पॉन्टेनियस कोएफिशिएंट बोलते हैं, आइंस्टीन स्वतः उत्सर्जन गुणांक कहा जाता है। अब हम तीसरे रेट पर आते हैं R3, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि उद्दीपित उत्सर्जन की दर। तो उद्दीपित उत्सर्जन की दर R3 किस किस पर निर्भर करेगा, वह कण जो उच्च ऊर्जा स्तर पर उपस्थित है, E1 पर उपस्थित है अर्थात N2, और उसे उद्दीपित करने के लिए हमें क्या चाहिए, या उद्दीपित करने के लिए हमें किस प्रकार के पार्टिकल चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्टिकल चाहिए। U ऑफ न्यू कर देते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि R3 इज इक्वल टू, दोनों को अगर कंबाइन करें तो R3 इज इक्वल टू मिल जाएगा B21 N2 U। हम U न्यू को U ही लिख रहे हैं। तो ये हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का समीकरण आ गया। तो हमारे पास तीन समीकरण आ गए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम इन तीनों के बीच एक कोरिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसको सहसंबंधित करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि हम देख रहे थे कि जो ऊर्जा अवस्था थी और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था वो तापी साम्यावस्था में था, थर्मल इक्विलिब्रियम में था। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि अपवर्ड ट्रांजिशन जो है डाउनवर्ड ट्रांजिशन के बराबर हो जाता है, या टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल और एटम शुड बी 0, अर्थात कुल कणों की संख्या जो है वह बदलेगी नहीं, जो कण ऊपर जाएंगे वो नीचे भी आएंगे। तो हम अगर टोटल रेट देखें, कुल दर देखें कणों का साम्यावस्था की स्थिति में, तापीय साम्यावस्था की स्थिति में देखें तो भी वह 0 आएगा दोनों स्थिति से। तो हम देखते हैं कि उन दोनों फॉर्मुलेशन को उपयोग करते हैं हम लोग, अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन, ठीक है। या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो R1
R1 ऊपर की ओर था, ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं, R2 नीचे की ओर था, इसका नेगेटिव, R3 को भी नेगेटिव ले रहे हैं, 0। ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर इसको देखें, इस सूत्र को भी देखें तो भी हमें क्या मिलेगा, देखिए कि अपवर्ड ट्रांजिशन केवल एक ही था R1, डाउनवर्ड 2 था R2 प्लस R3। हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, ये वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। अर्थात दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 हमें मिलेगा। अब हम R1, R2, R3 के मान को यहाँ पर रख देते हैं तो कुछ एक हमें संबंध और भी प्राप्त हो जाएंगे। हम देखते हैं कि R1 जो था, हम इस समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, ये था। R1 की वैल्यू थी N1 B12 N1 U, R2 था A21 N2 प्लस R3 था हमारे पास B21 N2 और U इसके बराबर था। ठीक है, अब हम U वाले पदों को एक साथ ला लेते हैं तो हम देखते हैं कि U इज इक्वल टू U B12 N1 माइनस B21 N2 इज इक्वल टू A21 N2। इस समीकरण को और दूसरे तरीके से भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि N2 को कॉमन ले लें हम लोग, यहाँ पर N2 और N1 को नीचे ला लें, N1 N2 बराबर हमारे पास आ जाएगा B12 U अपॉन A21 प्लस B21 टाइम्स U। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस पद को हटा देते हैं हम लोग, ये हट गया यहाँ पर से। अब हम लोग जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से हम लोगों ने जो N2/N1 का रेशो लिया था उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब वह रेशो जो था वह था एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/kt, ये हमें मिला था। तो ये जो इक्वेशन है इसके बराबर हो गया। अब हम यहाँ से U एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B12U एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h/kt इज इक्वल टू A21 प्लस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, प्लस B21U, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इस U वाले पद को एक साथ ला लेते हैं, यहाँ पर U वाला पद है, यहाँ पर U वाला पद है, तो U इज इक्वल टू हम लोग सीधा लिख देते हैं A21 अपॉन B12 एक्सपोनेंशियल ऑफ h/kt माइनस B21। ये हमारा इक्वेशन मिल गया हमको। इसको और थोड़ा नॉर्मलाइज कर देते हैं अपन। U इज इक्वल टू, अब यहाँ से B21 को कॉमन लेके A21 के साथ हम लोग इसको एडजस्ट कर दिए, मतलब B21 को कॉमन लिए, A21 के साथ एडजस्ट कर दिया। नीचे में अपन देखेंगे B21 एक्सपोनेंशियल ऑफ B12/B21, सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑफ h/kt माइनस 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह जो इक्वेशन हमें मिला है वो एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम एक वेल नोन इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांक रेडिएशन फार्मूला, प्लांक रेडिएशन फार्मूला से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं प्लांक रेडिएशन फार्मूला से। जो प्लांक रेडिएशन फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, U इक्वल टू 8πh/3 अपॉन c³ 1 अपॉन e⁻ एक्सपोनेंशियल ऑफ h/kt माइनस 1। ये प्लांक रेडिएशन फार्मूला है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो A21/B21 को हम इस 8πh/3c³ से कंपेयर कर लेते हैं और उसके बराबर लिख लेते हैं A21/B21 इक्वल टू 8πh/3c³। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो नीचे का टर्म 1 अपॉन
ये 1 है, 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ h nu बाई kt माइनस 1। यहाँ पर देखिए जो हर है उसमें डिनोमिनेटर है जो उसमें देखिए आप एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा है, जबकि एक्सपोनेंशियल के साथ b21 बाई b12 बाई b21 है। तो हम लोग देखते हैं कि b12 बाई b21 जो है वो 1 के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि a21 बाई b21 जो है इसके बराबर हो गया 8 बाई h nu क्यूब बाई c क्यूब, और b12 बाई b21 जो है किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। ये जो ऊपर वाला फार्मूला था आपको पहले भी बताया, ये प्लांक रेडिएशन फार्मूला है। प्लांक रेडिएशन फार्मूला को भी हम तापीय साम्यावस्था की स्थिति में निकाल सकते हैं, और ये जो हमारे लेजर की जो थ्योरी थी, लेजर का सिद्धांत निकालने के लिए भी हम आइंस्टीन और थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का उपयोग किए तापीय साम्यावस्था की स्थिति में। इसका हमें यह मिल गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि b12 b21 के बराबर हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे b12 जो है वो b21 के बराबर हो गया, अर्थात आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू आइंस्टीन स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट, अर्थात जितना अधिक अवशोषण होगा और जितना अधिक उद्दीपित उत्सर्जन होगा उतना ही अधिक अच्छा हमें लेजर प्रकाशपुंज भी मिल सकता है। तो अब हम इन इक्वेशनों को यूज करके लेजर के फाइनली थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर और एक चीज है कि A21 बाई B21 जो है वह 8 पाई h लैम्डा क्यूब के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लैम्डा का यदि मान निकालना है तो न्यू प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं c बाई न्यू, मीटर प्रति सेकेंड बटा 1/2 सेकेंड, तो कट जाएगा तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। तो 8 पाई h बाई लैम्डा क्यूब, ये हम लोग A21 बाई B21 भी फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसकी थ्योरी को कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल पोर्शन था जिसमें हम लोग ये बता रहे थे कि आइंस्टीन कोफिशिएंट कैसे कोरिलेट हो गए, A21 B21 B12 ये कैसे कोरिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से, इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं आइंस्टीन कोफिशिएंट की मदद से, आइंस्टीन गुणांकों की मदद से हम लेजर की थ्योरी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि R3 जो था वह रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन था। हमको पहले ही पता है कि अगर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन अर्थात स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी किसी निकाय पर, तो लेजर की उत्पत्ति हो सकती है, लेजर प्रकाशपुंजों की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि R3 को हम कैसे अधिक से अधिक कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं कि R3 का मान यदि R1 से ज्यादा हो और R3 का मान R2 से भी ज्यादा हो तभी हमें लेजर की उत्पत्ति मिल सकती है। तो इस कंडीशन पर हम लोग विचार करते हैं। तो हम देखते हैं कि R3 हमारे पास था N2U B21 और R1 था N1U और B12 ये था। U और U कैंसिल आउट हो गया, B12 B21 के बराबर था, कैंसिल आउट हो गया, तो N2 ग्रेटर देन N1 मिल गया, N2 ग्रेटर देन N1 मिल गया। अर्थात N2 जो था उच्च ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या था और N1 जो था निम्न ऊर्जा स्तर में कणों की संख्या था। तो लेजर की प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए हमें उच्च ऊर्जा स्तर पर कणों की संख्या को अधिक से अधिक करना पड़ेगा और मूल ऊर्जा अवस्था पर कणों की संख्या को कम से कम रखना पड़ेगा। ये जो कंडीशन है इसी को हम लोग सम्मिश्र व्युत्क्रमण कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्सन। इसी को हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्सन कहते हैं और इसी को हम लोग निगेटिव टेम्परेचर स्टेट भी कहा कर सकते हैं। ऋणात्मक ऊर्जा वाला तापमान या ऋणात्मक तापमान वाला स्टेट ये भी कहा जा सकता है। तो इसको क्यों अपन निगेटिव टेम्परेचर स्टेट कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि पॉपुलेशन इन्वर्सन जो है मतलब पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गया। नॉर्मली हम देखते हैं किसी सामान्य प्रकाश स्रोत में जो
कण रहते हैं, अणु रहते हैं, वो ग्राउंड स्टेट पर ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उसके विपरीत करना है। हमें उच्च ऊर्जा स्तर पर कणों की संख्या को अधिक से अधिक करना पड़ेगा। अधिक से अधिक करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्सन चाहिए। तो पॉपुलेशन इन्वर्सन जब चाहिए तो इसको हम निगेटिव टेम्परेचर स्टेट क्यों कर रहे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बताना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्सन कब हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि उच्च ऊर्जा स्तर अत्यधिक अस्थायी होता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे ऊर्जा स्तर की आवश्यकता होगी जहां पर कण बहुत अधिक समय तक रह सकता है। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि उद्दीपित उत्सर्जन होने के लिए कण को 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा समय तक वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा। तो अगर वह कण 10⁻³ सेकंड तक रहता है, जो कि 10⁻8 सेकंड से 10⁵ गुना ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो अस्थायी ऊर्जा स्तर है वो अब स्थायी के रूप में दिखाई देगा, यानी उसको हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट एक काल्पनिक ऊर्जा स्तर है जो उस पूरे लेजर सिस्टम में विद्यमान रहता है, और जहां पर कण जो है बहुत अधिक समय तक रह सकता है। जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो नॉर्मल स्थितियां हैं, जो 10⁻8 सेकंड तक रहने की, वह बढ़ जाए, यदि 10⁻³ हो जाए तो वह ऊर्जा स्तर मेटा स्टेबल स्टेट कहलाता है। अर्थात हमको पॉपुलेशन इन्वर्सन अगर ऑब्टेन करना है तो हमें सिस्टम पे मेटा स्टेबल स्टेट को बनाना पड़ेगा या उसको क्रिएट करवाना पड़ेगा। हम इसको देख लेते हैं, निगेटिव टेम्परेचर स्टेट क्यों कहते हैं इसे हम। N2 का मान हमारे पास था, आप देखेंगे C टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ -E1/kT था, और N1 का मान था C टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ -E0/kT था। तो आप देखेंगे C तो कैंसिल आउट हो गया। इसको देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली ऑफ -E1 + E0/kT ग्रेटर देन 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली ऑफ, आपको पता है कि E1 - E0 जो था वो क्या था, hν। यहाँ पर ये आ जाएगा -hν/kT ग्रेटर देन 1, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये मिलेगा तो हम देख रहे हैं कि ये पद 1 से ज्यादा है। ये पद 1 से ज्यादा कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। अब इसमें आप देखिए कि न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इसका मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और टी जो है टेम्परेचर है, जो कि तापीय साम्यावस्था वाला है। तो अब न्यू, के और टी जो है, के तो न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। टी तापीय साम्यावस्था है, उसको भी हम ऋणात्मक नहीं कर सकते, सॉरी तापीय साम्यावस्था है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसको कैसे परिवर्तित किया जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यू जो है आवृत्ति, जिसको हम परिवर्तित ऋणात्मक मान नहीं दे सकते। एच जो है वह है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। तो ये जो एच है प्लांक नियतांक, वो भी न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, इसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका मान होता है। तो एच, न्यू और के ये हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो केवल बचा टी। अगर इस राशि का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, चूंकि ऋणात्मक टर्म है, तो इस टी को निगेटिव होना जरूरी है। तो थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कि अगर टी निगेटिव होगा तभी अब 1 से ज्यादा होगा, तभी 1 से ज्यादा होगा, तभी अब N2 ग्रेटर देन N1 की स्थिति हमें मिलेगी, अर्थात पॉपुलेशन इन्वर्सन की स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यह पहला कंडीशन था। हम दूसरे कंडीशन के बारे में देखते हैं। अब पुनः देखते हैं कि ये ये था R3 ग्रेटर देन R1 वाला था, जिसे हमें N2 ग्रेटर देन N1 मिल गया। अब हम देखते हैं कि R3 का मान R2 से ज्यादा हो तब क्या होगा। तब R3 का मान R3 क्या है, R3 की वैल्यू फिर से देखते हैं अपन। यहाँ पर था B21U N2, और R2 का मान था अपने पास A21 N2, N2 कट गया, और अपने पास बचा B21/A21 टाइम्स U ग्रेटर देन 1, ये बचा हमारे पास B21/A21 U ग्रेटर देन 1 बचा। अब B21 है अपने पास स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट, यानी आइंस्टीन स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट है, ये स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट है, और U जो है वो एनर्जी डेंसिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अब यदि हम देखें कि B21/A21 का मान
कम करना है अपने को, B21/A21, यानी कि उद्दीपित उत्सर्जन की अवस्था को बढ़ाना है, यानी उद्दीपित उत्सर्जन के गुणांक को बढ़ाना है, जबकि स्वतः उत्सर्जन के गुणांक को हमें कम करना है। तो कब हो सकता है? जब इसके पहले ही डिस्कशन किया हम लोग, मेटा स्टेबल स्टेट बने। तो यदि किसी सिस्टम में मेटा स्टेबल स्टेट बनेगा तो वहां से उद्दीपित उत्सर्जन होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, जबकि स्वतः उत्सर्जन होने की संभावना कम हो जाएगी। अर्थात मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां से सेल्फ एमिशन फॉरबिडन होता है, जबकि उद्दीपित उत्सर्जन जो अलाउडेड होता है। यह संभावना है, अर्थात उद्दीपित उत्सर्जन के बढ़ने की संभावना है। तो B21/A21 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट को ही डिफाइन करता है, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट किसी लेजर सिस्टम में होने चाहिए। थर्ड जो पोर्शन है यू एनर्जी डेंसिटी, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी डेंसिटी अधिक होनी चाहिए। मतलब ऐसे पार्टिकल वहां पे होने चाहिए जो सेम आवृत्ति के हों, सेम फ्रीक्वेंसी के, ताकि वह एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल को इंड्यूस करा सके, उसे उद्दीपित करा सके। तो यू को बढ़ाने के लिए हम लेजर सिस्टम में रिजोनेंट केविटी बना देते हैं। वो रिजोनेंट केविटी जो है उसके अंदर ही लेजर सिस्टम रहेगा। यह जो रिजोनेंट केविटी है, अनुनादी उपकरण, वह कोई दो समानांतर प्लेट होती है। इनमें से एक प्लेट जो है वह पूर्ण परावर्तक होता है और दूसरा जो है, ये मान लो पूर्ण परावर्तक हो गया, दूसरा आंशिक परावर्तक होगा। तो जो पूर्ण परावर्तक होगा वहां से लाइट पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, यानी कि कण पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। आंशिक परावर्तक सतह पर जब समान आयाम, समान कला, समान आवृत्ति और अत्यधिक तीव्र वाले कण पहुंचेंगे तो आंशिक परावर्तक सतह से वो बाहर निकल जाएंगे। तो हमें यू को बढ़ाने के लिए कैसा चाहिए? जो पार्टिकल स्टिमुलेट होके नीचे आ रहा है उस पार्टिकल की डेंसिटी को वहां पे बनाए रखना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि वह पार्टिकल दूसरे किसी स्टिमुलेटेड पार्टिकल को क्या कर सके, स्टिमुलेट करा सके। तो हमको एक अनुनादी बर्तन या अनुनादी उपकरण की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ध्यान देने योग्य यह बात है कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हम उसी कण का उपयोग कर सकते हैं जो कण स्वतः उत्सर्जन से नीचे आया हो। याद रखिए कि लेजर की प्रक्रिया में अवशोषण भी होता है, स्वतः उत्सर्जन भी होता है और उद्दीपित उत्सर्जन भी होता है, लेकिन उद्दीपित उत्सर्जन की प्रोबेबिलिटी या उसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए, अधिक करने के लिए हम ये सब प्रक्रियाएं, ये सब जो कंडीशंस हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यदि कोई एक कण भी स्वतः उत्सर्जन द्वारा नीचे आएगा तो वही कण जो है उद्दीपित करने के लिए सक्षम हो सकता है और वही कण जो है स्टिमुलेटेड एमिशन या उद्दीपित उत्सर्जन को प्रारंभ करता है। और जब एक बार स्टिमुलेटेड एमिशन प्रारंभ हो गया तो वह चैन सिस्टम में, प्रवर्धन सिस्टम में, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में वह आगे बढ़ेगा। अर्थात एक कण जो है दो सेम आवृत्ति के पार्टिकल को एमिट करेगा, फिर वो दो कण जो है 4 को करेंगे, 4 जो है 8 को करेंगे। तो हमें एक प्रकार से समान कला, समान आवृत्ति, है ना, और एक दैशिक प्रकाशपुंज हमें मिल जाएंगे। तो हम लेजर की थ्योरी में देख रहे हैं 3 शर्तें बहुत आवश्यक है। पॉपुलेशन इन्वर्सन होना चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट बनना चाहिए और रिजोनेंट केविटी होनी चाहिए। ये 3 जो स्थितियां हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां हैं लेजर की, और यही लेजर की थ्योरी को बता रहा है। तो आगे के पीरियड में देखेंगे हम, आगे के वीडियो लेक्चर में, कि हीलियम नियॉन लेजर, इसके प्रकार क्या हैं, लेजर के बहुत सारे सिस्टम्स एंड लेजर सिस्टम, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।